मेहंदी ब्लाउज लगाने वाली गरीब बौनी बहू। अन्नू एक गरीब परिवार की लड़की थी। वो कद में बौनी थी और अकल से बहुत बड़ी थी। उसके माता पिता अक्सर बीमार रहा करते थे, जिसके चलते वो मेहंदी लगाकर कुछ पैसे कमाया करती थी, जिसके सहारे से उसका घर चल रहा था। ओहो, आज तो बड़ा ही टाइम हो गया है। मेरी सारी सहेलियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैं जल्दी से जाती हूँ, वरना आज तो कुछ कमा ही नहीं पाऊंगी। अन्नू फौरन अपने घर से निकलती है और अपनी सभी सहेलियों के पास पहुंच जाती है। अरे, कहाँ रह गई थी तुम? ये सब इससे बाद में पूछ लेना, फिलहाल हम लोगों को भी चलना चाहिए। हाँ हाँ, चलो। वो सभी सहेलियां अपने यहाँ के बाजारों के बीच में एक छोटा सा स्टॉल बनाकर बैठ जाती हैं, जहाँ पर वो एक छोटे से माइक में चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं, आइए आइए आइए, अपने हाथों पर प्यारी प्यारी सुंदर मेहंदी लगवाइए। ऐसी मेहंदी पूरे गांव में, पूरे शहर में कोई नहीं लगा पाता। जितनी अच्छी डिजाइन और प्यारी मेहंदी हम लगाते हैं, हमारी कला का एक बार इस्तेमाल कीजिए और अपने बेरंग हाथों पर प्यारी सी मेहंदी लगाइए, जिसका रंग भी सुर्ख लाल होगा और बहुत प्यारी लगेगी। आइए आइए आइए, अपने हाथों पर मेहंदी लगवाइए। अन्नू के जोर जोर से चिल्लाने पर वहाँ के खड़े हुए कुछ बदमाश लड़के उसकी छोटी हाइट को देखकर कहते हैं, अरे देखो देखो इस बोनी को किस तरह चिल्ला रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सुंदर नारियों के बीच में कोई बच्ची आकर खड़ी हो गई है। अरे, ये तो इतनी बोनी है कि इन लड़कियों के बीच में दिखाई नहीं देती। अरे बेचारी, इस पर इस तरह क्यों हंस रहे हो? अगर इसे गुस्सा आ गया तो तुम्हारे ऊपर बम की तरह फट जाएगी। असल में अन्नू को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ खड़े सभी लड़कों को चिल्ला कर कहने लगती है, तुम जैसे नालायक और बदतमीज लड़कों का इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। अरे, समझते क्या हो तुम लोग अपने आप को? इस तरह किसी लड़की की छोटी हाइट के ऊपर उसका मजाक उड़ाने से तुम्हारी कोई तारीफ नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें जलील करेगा। अरे, तुम जैसे नीच निकम्मे लोग किसी अच्छे परिवार में जन्म नहीं ले सकते। इससे पता चलता है कि तुम्हारी परवरिश कैसी हुई है। अन्नू की आवाज से वहाँ सभी खड़े लोग तालियां बजाने लगते हैं, जिसके बाद उनमें से कुछ लोग उन सभी बदमाशों को वहाँ से भगा देते हैं। तभी अन्नू की सहेली प्रिया उससे कहती है, अरे वाह, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तुमने तो कमाल ही कर दिया। किस तरह तुमने उन बदमाशों के चक्के छुड़ा दिए। गरीब बेशक हूँ, मेहंदी लगाती हूँ, मेहनत की कमाती हूँ, लेकिन मैं किसी के मुंह से अपनी छोटी हाइट के बारे में सुन नहीं सकती। मुझे भगवान ने जैसा बनाया है, मैं बहुत अच्छी हूँ और इस बात का मुझे बहुत गुरूर है। अनु इस प्रकार वहाँ पर आए हुए अपने ग्राहकों को मेहंदी लगाती है और पैसे कमाने के बाद जब शाम को पूरा बाजार उठकर जाने लगता है, तो वो भी आखिरी में अपने घर जाने से पहले सब्जी मंडी से सब्जियां लेकर और अपने माता पिता की दवाई लेकर वापस घर लौट आती है। जिसके बाद वो अपने माता पिता के लिए खाना बनाती है और उन्हें खाने के बाद दवाई खिलाती है। ये लीजिए माँ, अपनी दवाई खा लीजिए ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। मेरी प्यारी बच्ची, पता नहीं तू और कब तक ऐसे ही कष्ट झेलती रहेगी। अगर तुम ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। लेकिन बेटी, अब तुम्हारी उम्र हो गई है और हमें सबसे ज्यादा चिंता तो इस बात की सताती है कि हम इस लायक नहीं कि हम तुम्हारी शादी करा सके। अरे माँ, पिताजी, लगता है भगवान ने मुझे इसलिए ही बनाया है ताकि मैं अपने माता पिता की सेवा कर सकूं, और ये मौका मुझे मिल रहा है तो मैं इसे गवा कैसे सकती हूँ। मुझे कोई शादी नहीं करनी माँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बेटी, शादी तो तुम्हें करनी होगी, ये तो दुनिया का दस्तूर है बेटी। अपने घर नहीं होती है, उसे पराए घर जाना ही होता है। और फिर जहाँ मुझे तुम्हारे लिए रिश्ते नहीं मिल रहे थे, वहाँ अब कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हें बहुत प्यार करता है। ये सुनते ही अन्नू हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे इसके बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। तभी वहाँ पर एक पीयूष नाम का लड़का आता है। आपके माता पिता मेरे बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल आज ही मुझे आपसे लव एट फर्स्ट साइट वाला हो गया है, जब से आपने बाजार में उन बदमाशों को सबक सिखाया है। बिटिया, लड़का तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हें शादी के जोड़े में ही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। बिटिया, हमारी बात का मान रख लो और इस लड़के से शादी कर लो। हमारे सिर से तुम्हारी शादी का बोझ उतर जाएगा। अपने माता पिता की बातों के चलते अन्नू कुछ नहीं कर पाती, जिसके बाद वह पीयूष से शादी करके उसके साथ उसके घर पहुंच जाती है। और ससुराल में आने के बाद उसकी छोटी हाइट को देखकर उसकी नंद, जेठानी और सास उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि क्या सोचकर भैया ने इस बौनी लड़की से शादी की है। अरे, इसका इस घर में क्या ही होगा। बहुत हुआ, ये मेरा घर है ना कि कोई धर्मशाला जहाँ पर हम किसी को भी आने दें। बौनी लड़की को तो मैं इस घर से भगा कर ही रहूंगी, ये मेरा वादा है।
अरे माँ जी, मैंने तो सोचा था कि पीयूष की शादी में अपनी बहन नायरा से करवाऊंगी, लेकिन देखो ना, पीयूष ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। और रही बात इस बौनी लड़की को इस घर से बाहर निकालने की, तो इसमें मैं आपका साथ दूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। अन्नू को शादी किए हुए 1 हफ्ता भी नहीं होता है और इस हफ्ते में उसकी सास और जेठानी उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल देती हैं, जिसमें पीयूष भी कुछ नहीं कर पाता। बेचारी अन्नू दर दर की ठोकरें खाने लगती है और उसके पास अब और कोई चारा भी नहीं होता। मेरी छोटी हाइट की तरह ही मेरी किस्मत भी बौनी निकली। हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अब मैं कहाँ जाऊंगी? अन्नू इस तरह परेशान होकर चलती रहती है, जहाँ वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। उस पेड़ के नीचे एक लड़की फूट फूट कर रो रही होती है। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्यों रो रही हो? यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। मेरी एक ही तमन्ना थी कि मैं अपनी शादी में ब्लाउज वाली मेहंदी लगवाऊं, लेकिन गरीबों के लिए ये सब शौक रखना बहुत कठिन होता है। मैं बहुत गरीब हूँ और लगता है मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। ओहो, ऐसी बात है? तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है। मैं तुम्हारे ब्लाउज वाली मेहंदी लगा दूंगी। इसके लिए मैं तुमसे 1 रुपया भी नहीं लूंगी। ये मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का एक तोहफा होगा। ये सुनकर उर्वशी बहुत खुश होती है, जिसके बाद अन्नू उसकी कमर पर ब्लाउज वाली मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। उसका डिजाइन इतना प्यारा होता है कि वहां से आते जाते लोग अन्नू की कलाकारी को देख रहे होते हैं और वहां देखते ही देखते भीड़ लग जाती है और सभी लोग उसकी वहां खड़े होकर तारीफ कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा मेहंदी आर्टिस्ट पहुंच जाता है और अन्नू के टैलेंट को देखकर बहुत खुश होता है। मैंने मुझसे अच्छा आर्टिस्ट कोई नहीं देखा, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझसे भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट इस दुनिया में हैं। तुम बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हो, इसलिए मैं तुम्हें जॉब ऑफर करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करना चाहोगी? ये सुनते ही अन्नू बहुत खुश हो जाती है। जहाँ तो कल तक उसके पास कुछ भी नहीं था, वहाँ अब उसके पास एक नौकरी थी। वो नौकरी को मंजूर कर लेती है, जिसके चलते दिग्विजय उसे एक बहुत बड़ा फ्लैट भी देता है, जहाँ से अपने माता पिता को वो अपने पास बुला लेती है। उस दिन के बाद से अन्नू की सफलता की शुरुआत हो जाती है। वो एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ती है और ब्लाउज वाली मेहंदी लगा लगा कर वो खूब पैसा कमाती है। कुछ ही समय में वो अपना एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खोल लेती है, जहां वो लोगों को मेहंदी लगाना सिखाती है। यही नहीं, बल्कि अन्नू की सफलता उसके ससुराल तक भी पहुंच जाती है। अरे ये सब मेरी ही गलती है। मैंने अपनी बौनी बहू का बहुत मजाक उड़ाया और उसे घर से निकाल दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शकुंतला अपनी बड़ी बहू के साथ अन्नू के पास जाती है और उसी से माफी मांगती है और उसे घर चलने के लिए कहती है। आज मेरे सफल होने के बाद आप मुझे वापस लेने आई हो। कल तक जब मैं आपके सामने कुछ भी नहीं थी तो आपने मुझे घर से निकाल दिया था, लेकिन अब मैं अपने माता पिता का सहारा बन चुकी हूँ। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आना चाहती। इस प्रकार वो अपनी सास के साथ जाने के लिए मना कर देती है और अपनी मेहनत के सहारे वो अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। ओहो, जल्दी से ये टमाटर पिस जाएं तो मैं शाही पनीर की सब्जी बना लूं। तभी रसोई में रेखा की चचिया सास मीनाक्षी आ जाती है। फिर रेखा जल्दी से घूंघट करके उनके पैर छू लेती है। अरे चाची जी, आप मुझे बता देते, मैं बाहर आ जाती। आप यहाँ पर आ गई, मैं अभी आपको पानी देती हूँ। अरे ठीक है बहुरिया, ऐसे ही बड़ों की इज्जत करती रहा करो। घर की बहू तो घूंघट में ही अच्छी लगती है। आजकल पता नहीं का ट्रेंडवा चल रहा है, बहुएं घूंघट भी नहीं करती, मॉडर्न बनती फिरती हैं। ये तो सच कहा चाची जी आपने। ये लीजिए पानी। पानी छोड़, अपने हाथ की पूरी कचौड़ी बना कर ला। जी अभी लाती हूँ। बाहर आपको मम्मी जी नहीं मिली? वो पूजा घर में पाठ कर रही हैं, लक्ष्मी माता का। ओहो, धन की देवी को पटा रही है सुमन। ठीक है, मैं हॉल में बैठती हूँ। ऐसा कहकर मीनाक्षी हॉल में सुमन का इंतजार करती है। फिर सुमन आ जाती है। और मीनाक्षी, क्या कर रही है तू तो कबनू आती ना, फिर आज कैसे? अरे सुमन दीदी, मेरे को मीनाक्षी कहना छोड़ दे। मीनाक्षी नाम है मेरा, इतना सुंदर है। मैं तेरे छोटे बेटे मयंक की शादी की बात करने आई थी। एक लड़की मिली है, बड़े अच्छे घर की है। इतने में मयंक आकर बात सुन लेता है। ओ चाची जी, ये लड़की वड़की आप मत देखिए। मैंने पहले ही अपने लिए एक लड़की देख ली है और मैं उसे बहुत चाहता हूँ। टीना नाम है उसका और मॉडर्न है, पढ़ी लिखी है। ये देखिए फोटो। मैं आपसे बात ही करने वाला था बस। लो,
कर दिया इस लड़के ने सत्यानाश। अब वो लड़की से ये प्रेम विवाह करके आएगा। राम राम, वो लड़की तो छोटे छोटे कपड़े पहन के तेरे को अपनी उंगलियों पर नचा देगी और उसको जोरू का गुलाम बनाकर रखेगी। सुनवन, ए मयंक बिटवा, ये सब क्या है? तूने मुझे बताया भी नहीं। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, मेरे भी कुछ अरमान है कि मैं अपनी ऐसी बहू लाऊं। देख लिया मैंने आपको, भैया के लिए आप रेखा भाभी जैसी पसंद करके लाए हो, घूंघट में रहने वाली। मैं तो टीना से ही शादी करूंगा बस। अगर आप लोगों को नहीं अच्छा लग रहा तो मैं मंदिर में शादी कर लूंगा। ना ना ना, मैं तेरी शादी उस टीना से करवा दूंगी, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। चलो, जब तुम माँ बेटी ने सब तय कर लिया है तो मैं क्या ही बोलूं। शादी की शुभकामनाएं मयंक बेटा। इतना कहकर मीनाक्षी वहां से चली जाती है। वहीं मयंक के घरवाले टीना के घरवालों से शादी की बात पक्की कर लेते हैं और अगले ही महीने शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जहां संस्कारी बहू रेखा घूंघट में मेहंदी के पत्तों को पीस रही थी। बस थोड़ा सा और फिर देवर जी के हाथ में लगाने के लिए तो मेहंदी तैयार हो जाएगी और मैं भी लगाऊंगी। अरे ओ बहू, जीत गई तो छोरे का शगुन भी कर दे। जी माँ जी, लाती हूँ। अरे देवर जी, कहाँ बैठ गए हैं? अब आपके मेहंदी की रस्म हो रही है। आखिर होने वाली देवरानी का नाम भी तो आपके हाथों पर होना चाहिए ना। वो भी अपने हाथों पर आपके नाम की मेहंदी लगा रही होगी। ओहो भाभी, आप भी ना छेड़िए मत अपने देवर को और सुंदर सा टीना वाला नाम लिख दीजिए। अरे पहले घूंघट तो हटा लीजिए। क्या करेगी घूंघट हटाकर? ऐसे ही लिख दे थोड़ा सा। देख ले, बस आसपास बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ध्यान रखियो। जी माँ जी। अरे भैया, एक हाथ पर आपके मैं लगाऊंगी और एक पर रेखा भाभी। आजा आजा, तेरी कमी थी, अब तो तेरे पेपर खत्म हो गए ना। हाँ भैया। फिर घूंघट वाली बहू और ननंद अंकिता मयंक के हाथों पर मेहंदी लगा देती हैं। अंत में रेखा अपने हाथ पर मेहंदी वाली से हाथ पर मेहंदी लगवा लेती है। अंकिता दीदी, देखिए ना मेरे हाथ पर मेहंदी कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है भाभी, मैंने भी लगा ली, देखिए। फिर 2 दिन में मयंक की टीना नाम की लड़की से शादी हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा मॉडर्न थी। इसीलिए अगले दिन वो छोटे कपड़े पहनकर रसोई में खाना बनाने पहुंच जाती है। ओके, तो अब सासू माँ को इम्प्रेस करने के लिए मैंने कॉफी बना ली है, साथ में टोस्ट। अरे बहू, कितनी देर में खाना लाओगी डाइनिंग टेबल पर? बस आई सासू माँ। अरे देवरानी जी, ये आपने निक्कर काहे पहन रखा है? अरे आपको नई साड़ी में गहने पहनकर तैयार होना चाहिए। ओ गॉड, आप खुद तो 52 गज के घूंघट में रहती हो और मेरे कपड़ों से भी आपको परेशानी हो रही है। आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस स्थान, मैं ऐसे ही रहूंगी। टीना उन्हीं कपड़ों में सबके लिए नाश्ता ले जाती है। अरे टीना, ये तुम क्या पहन कर आ गई? कुछ फ्रॉक या गाउन पहन लेती अगर तुम्हें वेस्टर्न ही पहनना था तो। ओफो मयंक, अब तुम भी मुझे ऐसे कहने लग गए। मेरे हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, फिर भी मैं बना कर ले आई, वरना करती भी नहीं मैं ये सब। और मुझे साड़ी नहीं पहनना, मुझसे नहीं संभाली जाती वो। सुन लिया सासू माँ आपने भी? लो, जिस बात का डर था वही हुआ। यही तो कह रही थी मीनाक्षी, अब क्या बोलूं इस मॉडर्न बहू को। हाँ, मैंने आपसे कितना कहा था कि मुझे ऐसे कपड़े पहनने दो ओनली घर में। आपने मुझे घर में भी पहनने नहीं दिया था और अब बहू के आते ही बदल गई। अरे तू चुप हो जा, जम्बी मौकू रेखा बहू पसंद है। अरे बड़े बुढ़न के सामने घूंघट में ही रहना चाहिए। वक्त गुजरता है। टीना अपने सलीके से घर के छोटे कपड़े पहनकर ढेर सारा मेकअप करके रहती थी। वहीं ये सब देखकर धीरे धीरे रेखा का भी मन करता है। एक बार तो घूंघट में रहने से दीवार से उसका माथा फूट जाता है। अरे बाप रे बाप, लग गई। एक तो माँ जी नेट की साड़ी भी नहीं पहनने देती घूंघट में। देख लिया जेठानी जी आपने घूंघट का नतीजा। मैं तो कहती हूँ कम से कम बिना घूंघट के रह लीजिए। आपका मन नहीं करता क्या मेरी तरह रहने का? मन तो करता है देवरानी जी। मेरे कमरे में आइए, कुछ नहीं तो ये शॉर्ट ड्रेस पहन लीजिए। निक्कर वाले नहीं है, ये लंबे गाउन है। शुक्रिया टीना तुम्हारा। वहीं टीना अपनी शॉर्ट ड्रेस रेखा को देती है, जिसे रेखा पहनने लगती है। शाम को टीना निक्कर पहनकर मयंक के साथ मॉल जाती है तो उसको 2 गुंडे छेड़ते हैं, जिनकी मयंक मारपीट कर मरम्मत कर देता है। साले सड़ी हुई भटूरे की शक्ल के, दोबारा दिख मत जाइयो मेरे को। अरे मैं तो तुझे दिखूंगा नहीं, लेकिन तेरी बीवी दोबारा छोटे कपड़ों में दिखेगी तो जरूर ट्राई मारूंगा। आया बड़ा। मयंक शांत हो जाओ, मैं अब से साड़ी पहना करूंगी। मैंने सोच लिया है,
वैसे भी माँ जी को अच्छा नहीं लगता। अच्छी बात है, तुम्हें अकल आ गई। अगले दिन से टीना साड़ी पहनती है। घर वाले देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। वहीं रेखा के शॉर्ट कपड़े पहनने से घर वालों को कुछ समझ नहीं आता है। 2 दिन बाद तीज का त्योहार होता है और उस दिन भी रेखा नेकलेस गाउन पहनकर हाथ पर मेहंदी लगवाती है। वहीं टीना घूंघट करके हाथों पर मेहंदी लगाती है। अरे वाह, आज सुंदर मेहंदी लगी है, देखिए ना सासू माँ। अच्छी है, अच्छी है। रेखा बहू, तुम दोनों की आत्मा एक्सचेंज हो गई है क्या? ये तू ऐसे कपड़े कब से पहनना चालू कर दिए? अरे आज तो साड़ी पहन लेती, तीज का त्योहार है। माँ जी, मैंने इतने सालों से घूंघट किया है, अब मुझे थोड़ा खुलकर जीने दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे मेरी मेहंदी बहुत अच्छी लगी है। सुनिए, आपने मेरे ब्लाउज वाला डिजाइन कुछ अच्छा सा बना दीजिएगा जिससे मेरी बैक सुंदर लगे। हे कृष्ण भगवान, यही देखना बाकी रह गया था बस मेरी आंखों को। सुमन मना करती है, लेकिन रेखा पीठ पर मेहंदी का डिजाइन बनवा लेती है। आसपास के लोग और औरतें देखकर मजाक भी उड़ाती हैं। सुमन, तेरी ये घूंघट वाली बहू अचानक से इतनी मॉडर्न कैसे बन गई? और मैं तो तेरे मयंक की बहुरिया देखकर बड़ी खुश हूँ। कितनी सुंदर लग रही है घूंघट में। हाँ हाँ, कुछ भी कहो, सुमन की दोनों बहू निराली हैं। कभी एक कार्टून पंती करती है तो कभी दूसरी। कैसे पीठ दिखा रही है कम कपड़े पहनकर, और मेहंदी भी लगवा ली। छी 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 छी। रेखा, सुनवा लिया तुमने माँ को? देखो लोग कितनी हंसी मजाक कर रहे हैं। ये पीठ पर मेहंदी लगवाने की क्या जरूरत थी? मिल गई बहू तेरे कलेजे को ठंडक। अरे मैंने तुझे मना किया था, क्या इतने दिन से तू पहन रही थी, लेकिन आज मेरी लाज रख लेती। टीना बहू सुधर गई तो तू बिगड़ गई। अगर तुझे घूंघट में तकलीफ होती है तो बोल देती, मत किया कर घूंघट पर इज्जत उछालने की क्या जरूरत थी। हाँ दीदी, माँ जी अभी सही कह रही हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ अपनी गलती। घूंघट में मुझसे काम नहीं होता था, फिर मैंने देवरानी को देखकर सोचा मैं भी ऐसे ही रहूं। मुझे माफ कर दीजिए, अब कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। इस तरह घूंघट वाली बहू को अक्ल आ जाती है और अब दोनों बहू बिना घूंघट के घर में एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं और मनचाहे ढंग से कपड़े भी पहनती हैं।